हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से और कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज मैं एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक नए विषय की तरफ चलते हैं जिसको आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे, सोशल में भी पढ़ेंगे और यहाँ तक कि हमारे साइंस में भी आप पढ़ेंगे। साइंस की कैटेगरी में भी आता है। तो आज इसी टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इसके विषय में मैंने आपको पहले ही एक अपना फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखा है। आज का हम सेकंड लेक्चर देने चल रहे हैं और ध्यान दीजिएगा कि जीके की दृष्टि से, जनरल नॉलेज की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। जब जीके में है तो आप कह सकते हैं कि एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आज का टॉपिक मैं शुरू करने चल रहा हूं। और आज के टॉपिक के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जिसमें कहा गया प्राकृतिक संसाधनों का संशोधित प्राकृतिक संसाधनों का संशोधित प्रसंस्करण, जिसमें आसानी पूर्वक हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये क्रियाएं चल रही हैं, किस तरह से एक्टिविटीज चल रही हैं और उन्हीं एक्टिविटीज को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस में क्या लिया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इन सबका हमको कैसे प्रबंधन करना है, कैसे नियंत्रित करना है, क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत हैं और उन प्राकृतिक स्रोतों को कैसे हम नियंत्रित करें, कैसे उससे हम बेनिफिट लेंगे और ऐसा करें कि वो प्राकृतिक स्रोत हमारे नष्ट ना हो, हमेशा के लिए वो स्थिति में विद्यमान रहें, बने रहें। जैसे मैं पहला टॉपिक उठाने चल रहा हूं, जिसके विषय में सन 1948 में IUCN, नेम आप नोट करेंगे, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN, इसके तहत, इसी कार्यक्रम के तहत, इसी संगठन के तहत कुछ विशेष प्रकार की स्थितियों का जो है इनॉग्रेशन किया गया, अनावरण किया गया, जिसमें सबसे पहला जो है इनॉग्रेशन जो किया गया है वह है GAP, गंगा एक्शन प्लान, GAP गंगा एक्शन प्लान, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। और प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत 14 जनवरी सन 1986 को ही कर दिया था। और अपने सारे प्रोसेस में ये उन्होंने कर दिया था किस प्रकार से हम गंगा को, किस प्रकार से नदियों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो मोस्टली गंगा के विषय की बात जहां तक आती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गंगा के विषय में अगर सिंपली हम ये कहें तो आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि गंगा हिमालय के
गोमुख जिसको बोला जाता है, गोमुखी, इसीलिए उसके गंगोत्री कहा गया। गोमुख से निकल करके और लगभग सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए, दूरी को तय करते हुए, विभिन्न शहरों से होते हुए आपने देखा कि यह जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, जो कि महासागर है वहां पर। और हिंद महासागर में जब जाकर के गिरती है तो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करते समय विभिन्न प्रकार के प्रदूषक इसमें भाग ले लेते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक इसमें पहुंच जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक मानवों के द्वारा इसमें डाल दिए जाते हैं, जिससे कि गंगा का पानी पीने योग्य नहीं रहता। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार गंगा के पानी को पवित्र माना गया, स्वच्छ माना गया। और स्वच्छ इसलिए माना गया कि जब ये हिमालय से निकली तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से होते हुए जब आगे बढ़ रही है, उसमें इनका मिक्सचर मिलता चला गया। और एक स्थिति ऐसी थी कि गंगा के पानी को रख दिया जाए तो कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे, खराब नहीं होता था। लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई है कि बीच बीच में जितने भी शहरों से होकर निकली कि सारे शहर के सीवेज, वेस्ट मटेरियल, ये सारे शहर के सीवेज और वेस्ट मटेरियल ये बह करके उसी नदियों में गिरा दिए गए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूं, जो लेदर फैक्ट्रीज थी, चमड़े उद्योग जो बनाए गए थे, लेदर फैक्ट्रीज, इनमें पशुओं के चमड़े को निकाल करके फिर उसे सिला जाता था और सिल करके उसमें पानी को और ईस्ट को डाल करके, नमक को डाल करके पूरे तरह से पशुओं के चमड़े को उल्टा बांध करके लटका देते थे। अब उसके अंदर जितने भी कचड़े थे, मांस के जितने भी वेस्ट मटेरियल थे, सारे के सारे वेस्ट मटेरियल वे उसी में सड़ जाते थे। और अगर ईस्ट नहीं मिलता था उसमें बबूल की छाल को डाल दिया जाता था, तो उसमें लगभग 10 दिन से 15 दिन तक उसमें सड़ता था। और ये मांस पूरी सड़ करके जब उसको खोला जाता था तो जाकर के एक डैम बनाए हुए रहते, तो उस डैम पे जाकर के स्टोर हो जाता था। आप इस समझ सकते हैं कि कानपुर चमड़े के उद्योग के लिए सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। सबसे ज्यादा चमड़े का उत्पादन अगर कहीं देखा गया तो वो कानपुर में देखा गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये देखा जा रहा प्रोसेस, इस प्रोसेस को जो हमने कानपुर में देखा, ये प्रोसेस आगे जाकर के डैम में स्टोर होता गया। जब ये जाकर के डैम में स्टोर होता गया, डैम में जाकर के मिलता गया, गिरता गया डैम में, तो ऐसी कंडीशन में डैम जब फुल हो जाते थे तो उनको खोल दिया जाता था। और पता यह चलता था कि गंगा का पानी किलोमीटर, कई किलोमीटर तक पूरी तरह से कचरों से दूषित हो जाता था, भर जाता था, और गंगा का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता था। तो इसके विषय में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान चलाया। और यह प्लान चलाया गया इनका 14 जनवरी 1986 को। ध्यान दीजिएगा, 14 जनवरी 1986 को चलाया गया। उसके बाद यह कार्यक्रम पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हुआ। दोबारा इसको एक्शन में लाने का श्रेय जाता है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, जिन्होंने फिर से 14 जून सन 2014 14 जून सन 2014 को इन्होंने सख्ती के साथ इसका पालन करवाना शुरू किया। और स्थिति यह निकल गई कि बीच बीच में, नदियों के बीच बीच में, जगहों जगहों पर ले जाकर के वहां पर विशेष प्रकार के जालियों को लगाया गया
या कहा जाए कि फिल्टर को लगाया गया, जिससे आसानी पूर्वक ये कचरों को निकाल देता था, फिल्टर कर देता था, और आगे का पानी जो बहता था वो थोड़ा शुद्ध हो जाता था। इस प्रकार से उतनी दूर से जो पानी 2500 किलोमीटर की दूरी को तय करता हुआ आगे जाकर के महासागर में गिर रहा है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर रहा है, वहां तक पहुंचते पहुंचते पानी काफी स्वच्छ हुआ। तो इसका श्रेय इसी को कहा गया गंगा एक्शन प्लान। और इस गंगा एक्शन प्लान में जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसका नाम उन्होंने दिया नमामि गंगे। मैंने अब देखिए यहां पर लिखा गया नमामि गंगे। नमामि गंगे, या जो उन्होंने अपना प्रोसेस चलाया, इसको आईसीएम आप देख रहे हैं, आईसीएम के बेस पर चलाया, जिसको कहा गया इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन, आईसीएम के नाम से इसको जाना गया। अब ध्यान देने योग्य बात जो है उसको देखिएगा कि ये प्रदूषण कई प्रकार के हैं। प्रदूषक जो इसमें गंगा में आ रहे हैं, ये हाउस होल्ड सीवेज हैं। हाउस होल्ड सीवेज लोग नदियों में के किनारे, गंगा के किनारे ले जाकर शव का दाह करते थे, जिसको शवदाह कहा जाता था। तो शवदाह करने पर जो भी कुछ अवशेष बचते थे उसको गंगा में डाल दिया जाता था। इसके लिए इन्होंने किया क्या कि इलेक्ट्रिक सौदागरी का निर्माण करवाया, जिसमें आदमी को रख दिया जाए तो बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम समय में ये पूरी तरह से जल जाते हैं, जला दिया जाता है, और वेस्ट थोड़ा सा उसमें बचता है, और सारे वेस्ट को जो वेस्ट बचता है उसको जो है दे दिया जाता है। जो भी उनके पेरेंट्स होते हैं, जो भी उनके ओनर होते हैं, उनको दे दिया जाता है, भाई इसको ले जाकर के आप जहां हो वहां आप इसको जिस जो भी आपका मेथड हो उस मेथड से आप इसको संस्कारित करिए। तो यह स्थिति रही, इसी को कहा गया। अब यहां पर आपने देखा कि रिलीजियस मेथड भी सामने आ रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति भी सामने आ रही है। धर्म के अनुसार यह कहा जाता है गंगा में जो है प्रवाहित कर देने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। धार्मिक स्थिति हुई, रिलीजियस प्रॉब्लम क्रिएट किया कि नहीं किया? तो रिलीजियस प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। गंगा डिस्पोजल प्लान भी आ रहा है, इसमें इंडस्ट्रियल इन्फ्लेटेड प्लान्स भी आ रहे हैं। इंडस्ट्री से जो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल निकल रहे वो इसमें आ रहे हैं, इसमें आकर के डिजॉल्व हो रहे हैं, घुल रहे हैं इसमें आकर के। ये सारे प्रोसेस ये पूरी तरह से गंगा को प्रदूषित ही कर रहे हैं। इसी प्रकार से यमुना का भी है, नर्मदा का भी है। तो कहने का आशय यह रहा कि इन नदियों को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए, अर्थात जल को सुरक्षित किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ जल को ही शुद्ध कर लेने से पूरा आपका क्लाइमेट प्यूरिफाई नहीं हो जाएगा, पूरा आपका वातावरण शुद्ध नहीं हो जाएगा। पूरे वातावरण को आपको शुद्ध करना है, तो उसके लिए जितने भी एक्शन, जितने भी प्लान्स बनाए गए, वे सारे प्लान्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। हम जानते हैं कि पॉलीथीन हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, इस बात को हम जानते हैं कि पॉलीथीन हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो पॉलीथीन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉलीथीन जो है यह एथिलीन का एक उच्च बहुलक है। एथिलीन का एक उच्च बहुलक है। आप देखेंगे यहां पर मैंने लिख दिया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर इसको मैंने N मोल में लिया। किस मोल में लिया? N मोल में लिया। इसका नाम है एथिलीन। एथिलीन को उच्च ताप और उच्च दाब पर पॉलीमराइज कर दिया गया। क्या किया गया? पॉलीमराइज किया गया। जब एथिलीन को उच्च दाब पर पॉलीमराइज, उच्च ताप और उच्च दाब में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर,
हाई प्रेशर पर इसको जो है जब लगाया गया इसके ऊपर एथिलीन से बन गया पॉलीएथिलीन। अब इसी को देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं CH2, यहां सिंगल बॉन्ड कर दिया, फिर लिखा मैंने CH2, फिर सिंगल बॉन्ड कर दिया, फिर मैंने लिख दिया टेकन नियन। अब इसका यन का मतलब हो गया कि यहां जितने मॉलिक्यूल में लिया आपने 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी जितनी भी क्वांटिटी में आपने एथिलीन को लिया उतनी ही क्वांटिटी में यहां पॉलीएथिलीन बन गया। क्या बन गया? पॉलीएथिलीन बन गया। उतनी क्वांटिटी में यहां पर पॉलीएथिलीन बना तो पॉली मीन्स मेनी हो गया, अर्थात जो पॉलीएथिलीन मीन्स पॉलीथीन, जिसका हम जानते हैं कि प्लास्टिक का बैग है। और मैं इस बात को अच्छी तरह से, हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है पॉलीएथिलीन, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ऐसे ढेर सारे मटेरियल है प्लास्टिक के, मैं सिर्फ पॉलीथीन की ही बात नहीं करता, प्लास्टिक के और भी ढेर सारे जो है पोर्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होते क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्हें डिग्रेडेट नहीं किया जा सकता, इन्हें अपमार्जित नहीं किया जा सकता। ये जहां पर पड़ जाएंगे, मिट्टी के नीचे दब गए तो सैकड़ों साल तक वैसे पड़े रहेंगे, अर्थात इनकी उपस्थिति से सॉइल की फर्टिलिटी पावर लॉस कर जाएगी, जमीन की उर्वरा शक्ति जो होती है वो क्षीण हो जाएगी। तो इसमें ऐसी परिस्थितियों को सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए, सही रूप से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए हमारे पास जो कुछ टेक्निक आते हैं, जो कुछ मेथड्स आते हैं, उसमें हम 3 मेथड्स यूज करते हैं जिसको हम 3R के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? 3R के नाम से जानते हैं। अब 3R का मतलब क्या होता है? एक होता है रिड्यूस, ध्यान दीजिएगा, पहला R मैं लिख रहा हूं रिड्यूस, रिड्यूस हो गया रिड्यूस। दूसरा होता है रीयूज, दूसरा हो गया रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, और तीसरा हो गया रिसाइकिल। तीसरा हो गया रिसाइकिल। ध्यान दें, 3R का मतलब हो गया रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। इस पर थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के टॉपिक पर क्या स्थितियां बनती हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रिड्यूस जो बनता है, जिसको कहा गया रिड्यूस कम उपयोग। आपने देखा कि मैंने 3R का यूज किया और 3R में मैंने बताया कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो सबसे पहले आप रिड्यूस के विषय में देखिए कि रिड्यूस वास्तव में है क्या। रिड्यूस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी पार्टी में जाते हैं और आपको वहां पर प्लेट में भोजन मिलता है खाने के लिए, और आपने जो है आपके सामने भोजन रखा हुआ, आपने ज्यादा भोजन ले लिया, और ज्यादा भोजन ले लिया आपने, तो उसको आप खाना शुरू करेंगे, पता चला कि खाना भी वेस्ट मटेरियल के रूप में आप बच गया, और जो कुछ भी जिस पात्र में आपने खाया वह भी वेस्ट के रूप में आपने उसको फेंक दिया, डस्टबिन में न डाल करके उसको आपने बाहर फेंक दिया। तो वह धीरे धीरे, चूंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और आपने पहला तो भोजन को वेस्ट किया, ये रिड्यूस का है, जिसको हमने कहा कि आप जो है मिनिमम यूज, कम उपयोग करिए, लेकिन आपने इसका उपयोग ज्यादा किया। जैसे सपोज दैट बिजली है, बिजली का उपयोग, अब मीटर लगा हुआ है, अनावश्यक घर में 4-5 पंखे चल रहे हो, लाइटें ऑन हो,
तो इससे आपका बिल बढ़ेगा। तो इसको आपको मिनिमाइज करना है, कम करना है। तो आपको उतना ही यूज करना है जितने की आपको आवश्यकता है। इसी को कहा गया रिड्यूस। आपने उसकी मात्रा को कम किया, जितना आपको आवश्यक है आपने उतना ही यूज किया, यह हो गया रिड्यूस। इसी के तहत आप देखिएगा, मैंने भोजन के विषय में भी आपको बताया, दूसरा मैंने बिजली के विषय में आपको बताया, विद्युत के विषय मैंने आपको बताया। ये रिड्यूस के प्रोसेस है जिसका आप कम मात्रा में उपयोग करेंगे। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो मार्केट से आप जाते हैं पैकिंग वाले मटेरियल को लेकर के आते हैं, तो जो पैकिंग का मटेरियल लेकर के आ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वह पैकिंग का मटेरियल आपका पॉलीथीन में न पैक हो या ऐसे पॉट में न पैक हो जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। अगर ऐसे पॉट में पैक हुआ है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसमें से वेपर तो कंडेंस कर जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, कंडेंस कर जाएगी, संघनित हो जाएगी और आपका भोज्य पदार्थ प्रदूषित हो जाएगा, जिसे कहा जाएगा फूड पॉइजनिंग। और आप उस भोजन को खा जाते हैं, जो है निकल जाते हैं, खा लेते हैं। स्थिति यह होती है कि आपके बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उससे आपको बचना है। तो ये कब का प्रोसेस हुआ? ये रिड्यूस का प्रोसेस हुआ। जरा रीयूज देखिए। रीयूज जिसको मैंने कहा कि पुनः प्रयोग, रीयूज को मैंने कहा पुनः प्रयोग। पुनः प्रयोग से अभिप्राय हमारा यह है, रीयूज आप उस ऐसे मटेरियल को, जैसे पानी को आपने लिया और वो दूषित है और उस दूषित पानी को आपने लिया और पीने योग्य नहीं है, तो आप उसको रीयूज आप करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले उसको आपको फिल्टर करना होगा। आप उसे फिल्टर करेंगे, उसमें जो अवांछित मटेरियल जो डिजॉल्व हुआ है उसको आप दूर करेंगे, फिर उसका यूज आप करेंगे। इस तरह से आप रीयूज की थियरी में आएंगे। थर्ड, रिसाइकिल। ये सारे वेस्ट को निकाल करके बाहर कर देना और फिर से नया मटेरियल बना लेना, ये रिसाइकिल हो जाएगा। रिसाइकिल से सीधा सा हमारा पुनः चक्रण, रिसाइकिल। एक चक्र जो चल रहा है फिर से वो चक्र चले, रिसाइकिल। लेकिन ध्यान रहे कि हर चक्र में शुद्धिकरण होना चाहिए। अगर ये प्यूरिफिकेशन हर चक्र में नहीं हो रहा है तो ये क्रियाएं पूरी तरह से अवांछित हैं। तो प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, रिसाइकिल होनी चाहिए। रिसाइकिल के द्वारा मटेरियल को शुद्ध कर लिया जाता है, तो रिसाइकिल आवश्यक है। इस तरह से आपने देखा कि कई प्लान चलाए गए और नमामि गंगे के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया अभी आपको कि वाहित मल सीवेज जो है इनको आप नदियों में जा प्रदूषित ना होने दें। वनीकरण मीन्स फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन नहीं, एफॉरेस्टेशन। वनीकरण की क्रिया करें आप, वन अर्थात पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करें। औद्योगिक अपशिष्टों की जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकल रहे हैं इनकी पूरी तरह से निगरानी की जाए और इनको डिकम्पोज कराया जाए। रिवर फ्रंट का विनाश किया जाए और बायोडाइवर्सिटी संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसको कहा गया जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जो जैव विविधता का प्रोसेस जो चल रहा है इसको आप कंजर्व करिए, संरक्षित करिए। जब तक इसका संरक्षण नहीं हो पाएगा, कंजर्वेट नहीं हो पाएंगे, तब तक का आपका ये प्रोसेस बढ़ता रहेगा, प्रदूषण बढ़ता रहेगा। तो नमामि गंगे में गंगा को ग्राम से लेकर के शहरों तक, ग्राम से लेकर के शहरों तक के लिए यह सारे अधिसूचनाएं जारी की गई
कि किसी भी प्रकार से गंगा को प्रदूषित न किया जाए, अर्थात प्रत्येक व्यक्तियों को जागरूक किया जाए। अब एक सिंपल सा नॉर्मल सा रूल लागू किया जाता है, तो हम एक भारतीय नागरिक होने की दृष्टि से हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हमको उसका पालन करना आवश्यक है। हम यह जान रहे हैं कि ये जो है पॉलीथीन ये हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी हम घर से बैग लेकर के नहीं जाते और पॉलीथीन का यूज करते हैं। हम यह जान रहे हैं कि इस मटेरियल पॉट में भोजन को न लेकर के चला जाए घर में, इस पैकेट में भोजन को न लिया जाए, उसके बाद भी हम उसमें भोजन को ले रहे हैं, यह हमारे लिए हानिकारक है। तो ऐसी चीजें जो हमारे लिए हानिकारक हों उनको हमको समाज से हटा देना है, और यह तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी में आता है, मैंने बताया भी आपको कि 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। अब इसके बाद आप देखेंगे, मैं आपको अगला टॉपिक बताने चल रहा हूं कि इसके प्रकरण के क्रिया के पश्चात अब आप आगे का प्रोसेस अगर देखना चाहेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होता है, तो आप देखेंगे, इसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है? फॉरेस्ट, ध्यान रहे, वन हमारे लिए सिर्फ फल ही नहीं देते। अगर आप ध्यान से सोचिए तो सबसे पहला पॉइंट ये निकलता है कि वन जो होते हैं, ये पेड़ पौधे जो होते हैं, इन्हीं का संघनित हुआ रूप ही तो जंगल कहलाता है, फॉरेस्ट कहलाता है। और ये हमको क्या देते हैं? ये हमको जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। अगर आपने इस सारे प्रोसेस को डिफॉरेस्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, वनों की कटाई आपने कर दिया, तो क्या हमारा और वनों के बीच का रिलेशन रह पाएगा? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो क्लाइमेट में जो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, अगर हमने पेड़ पौधों की कटाई किया तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्लाइमेट में बढ़ता चला जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्लाइमेट में बढ़ता चला जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल क्लाइमेट में घटता चला जाएगा, और इस लेवल को मेंटेन रखने का वर्क हमारा है कि हम इस लेवल को मेंटेन रखें। अगर ये लेवल मेंटेन रखते हो तो हमारा वर्क सही है, अगर लेवल को मेंटेन नहीं रखते हो तो हमारा वर्क सही नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ऐसे जीव जो कि जंगलों में हैं, उनकी भी संरक्षा सुरक्षा हमारा और आपका दायित्व है। अगर उनकी भी संरक्षा सुरक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये जीव भी एक समय ऐसा आएगा जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में चले जाएंगे, जिनको आरडीबी में खोजना पड़ेगा, रेड डाटा बुक में खोजना पड़ेगा। आरडीबी, रेड डाटा बुक, आरडीबी जो मैंने बताया, रेड डाटा बुक। ऐसे जीव जो कि अब विलुप्त हो जाएंगे तो फिर दोबारा वो नहीं दिखाई देंगे। जैसे व्हाइट टाइगर आ गया है आरडीबी में, सफेद चीता आरडीबी में आ गया। आरडीबी में डोडो था जो कि समाप्त ही हो गया अभी हाल में। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कभी हाल में वो कौन सा पक्षी है जो पूरी तरह से विलुप्त हो गया है, तो वह है डोडो नाम का पक्षी, जो पूरी तरह से विलुप्त हो गया, अर्थात उसकी एक भी स्पीसीज नहीं बची। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनका भी हमको पूरी तरह से ध्यान देना होगा, उनको भी बचाना होगा। साथ ही साथ मैंने एक टॉपिक अभी छेड़ा था आपसे के सामने कि वन सिर्फ हमको, फॉरेस्ट से सिर्फ हमको लकड़ियां ही नहीं मिलती हैं, उससे हमको फ्रूट भी मिलता है, फल भी मिलता है, फ्रेश एयर, ताजी हवा मिलती है। साथ ही साथ उससे हमको जो पत्तियां निकल रही हैं, उन पत्तियों का भी यूज हम कर लेते हैं। तेंदू नाम की पत्ती जो है, तो ये इससे बीड़ी वगैरह बनाते हैं तेंदू पत्ते से। तो वन से हमको लकड़ियों के साथ साथ ऑक्सीजन और उसके साथ साथ उससे फल, विभिन्न प्रकार के, जिस भी दृष्टिकोण से आप देखना चाहिए, वन ही हमारे लिए लाभदायक हैं।
तो प्रोसेस हमारा ये होता है कि डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस हमको नहीं करना चाहिए। जो एफॉरेस्टेशन का मेथड जो होता है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थात वनों को लगाएं न कि वनों की कटाई करें। और इसी पद्धति में ध्यान दीजिएगा कि ढेर सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पूरी तरह से, अगर आप देख रहे हो आए दिन यूट्यूब पर दिखाया जाता है या किसी चैनल पर दिखाया जाता है कि ये जंगली जानवर निकल करके शहरों की तरफ भाग रहा है। अरे क्यों भाग रहा है भाई, इसको आपने सोचा? जब आपने उसको रहने के लिए प्लेस नहीं दिया है तो कहां भाग के जाएगा? वो अभी तो स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस की लाइफ में है, जीवन जीने के लिए वो अभी तो संघर्ष कर रहा है। जब वह जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है तो अर्थात उसके लिए फॉरेस्ट आवश्यक है। जंगली जीव जो है उनको जंगल में रहना है, इसीलिए उसको जंगली जीव के नाम से जाना गया, फॉरेस्टियल एनिमल्स के नाम से जाना गया। उनको आप सामान्य अवस्था में लेकर के आएंगे तो एग्रेसिव हो जाएंगे और ऐसी दशा में हमारे लिए वो घातक हो जाएंगे। जब हमारे लिए वो घातक हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जब उनकी हत्या कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे अगर हम हत्या करते रहे तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा जब ये जीव पूरी तरह से पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। तो मैं ऐसा, अर्थात हम लोगों को इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि ये सारे प्रोसेस हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हों, ये सारी विधियां हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हों, ये हमारे लिए लाभदायक हो, अच्छे हो, इनसे सुचारू रूप से हमें भोज्य पदार्थ मिल सके, सुचारू रूप से इनसे हमें ईंधन मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। इसीलिए कहा जा रहा है हमको जो है एफॉरेस्टेशन के प्रोसेस में आना है, न कि डिफॉरेस्टेशन के प्रोसेस में आना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोसेस मैंने जो है फॉरेस्ट के विषय में बताया और इसी के विषय में आपने देखा होगा चिपको मूवमेंट चला गया। हाँ, ये चिपको मूवमेंट ये सर सुंदरलाल बाहुड़ा जी के नेतृत्व में संगठित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, इतनी तेजी से वनों को काटा जा रहा है, तो वनों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति ये जाकर के पेड़ पौधों से पूरी तरह से चिपक जाते थे या फिर एक घेरा बना लेते थे। दो मूवमेंट है, ध्यान दीजिएगा। चिपको का अर्थ होता है पकड़ करके चिपक जाना और घेरा बना लेना, रिंगिंग वर्क है। ये संरक्षा और सुरक्षा दोनों मेथड से हो रही है कि जो पेड़ पौधों को काटने वाले हैं, अगर व्यक्ति, दो तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति मिलकर के घेरा बना करके उसको चारों तरफ, पेड़ पौधों के चारों तरफ खड़े हो गए तो उस पेड़ को कटने से बचा लेंगे, उस वृक्ष को कटने से बचा लेंगे। और चिपको में रहा उसको पकड़ करके चिपक जाना, ये अलग का मेथड है जो चंपारण से चला। तो ध्यान देना है कि कौन सा मूवमेंट कहां पर हुआ है, किस प्रकार का हुआ है। और ये जो मूवमेंट हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर हुए हैं हमारा जीवन किस प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित रह सके। लोग चिपको मूवमेंट पर क्यों आए? लोग चिपको मूवमेंट पर इसलिए आए कि अगर ये वन रहेंगे तो हमारा जीवन रहेगा, अगर ये वन ही समाप्त हो गए तो वनों पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति कहां जाएंगे? उन व्यक्तियों के लिए भोज्य पदार्थ कहां से आएंगे? उन व्यक्तियों के लिए जो इकोनॉमिकल बेस है उनका, जो आर्थिक दृष्टिकोण है उनका, वो कहां से आएगा? ये सारे प्रोसेस आपको ध्यान में रखने होंगे। तो इस तरह से कई मूवमेंट चलाए गए हैं। एक एपिको मूवमेंट चलाया गया, एपिको APPIKO एपिको मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, दो मूवमेंट है। चिपको मूवमेंट जिसको हम लिख रहे हैं CHIPKO, चिपको, इसको हमने लिखा है चिपको मूवमेंट। और एक है एपिको APPIKO, एपिको मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये चिपको मूवमेंट है
और ये एपिको मूवमेंट है। तो एपिको मूवमेंट या सेम चिपको मूवमेंट जैसा ही रहा, लेकिन एपिको का अर्थ यह हो गया कि पौधे के चारों तरफ आपने घेरा बना लिया, पौधों के चारों तरफ आपने घेरा बना लिया, तो एपिको मूवमेंट हो गया। और जब तक आपने घेरा नहीं बनाया था, पौधों को पकड़ लिया था, तो चिपको मूवमेंट हो गया था। तो ध्यान दें कि एपिको मूवमेंट वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मूवमेंट रहा, जिसको 1972 में प्रयोग में लाया गया, लोगों के द्वारा इसको किया गया, उसको एपिको मूवमेंट बोला गया। और इसमें मिस्टर ए.के. बनर्जी इसके मुख्य प्रेरणा स्रोत थे, एपिको मूवमेंट के, चिपको के नहीं, एपिको मूवमेंट के, मिस्टर ए.के. बनर्जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा। और यहां पर फिर आता है वाइल्ड लाइफ। मैंने वाइल्ड लाइफ के विषय में आपको बता ही दिया, और मूवमेंट जो है ये हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिटिकल है, इसके विषय मैंने आपको बता दिया कि मूवमेंट हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिटिकल होते हैं, किस प्रकार से लाभदायक होते हैं। और ये लाभदायक प्रवृत्ति इनकी जो होती है, ये किस लिए होती है? इसलिए होती है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर हम एनिमल्स को बचा सकें, जीव को बचा सकें, तो उनको बचाएं। और ये जीव जो आज हमको चिड़ियाघरों में दिखाई दे रहे हैं, जंगलों के जीव को हमने चिड़ियाघर में ला दिया, और वहां से भी अगर ये हट गए, समाप्त हो गए, तो हमारे और आपके लिए सिर्फ एक किंवदंती रह जाएगी, अवशेष रह जाएगा। ऐसे भी जीव हुआ करते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जो जानकारियां आपको दे रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आप इसका जो है पालन करें, आप इसको जानें, आप इसको समझें। जिसमें मैंने आपको गंगा एक्शन प्लान के विषय में बताया, नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में मैंने बताया आपको, यमुना का एक्शन प्लान चलाया गया, और साथ ही साथ मैंने आपको फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का भी मेथड बताया कि फॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। फॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों को लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है उनकी कटाई करना। तो कटाई करने से वहां के जीवों के लिए जो है जीना दुर्लभ हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम उनके लिए अगर रहने की कोई व्यवस्था करते हैं, तो वो जो है फॉरेस्टेशन के प्रोसेस में आएगा, अर्थात वनों को लगाएंगे तो जीव संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, जीवित रहेंगे। अगर उनकी हम कटाई करते चले गए माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसी स्थिति में वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। वे भाग करके जो है शहरों की तरफ आएंगे। अगर वो भाग करके शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो वहां पर ये हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगे, एक ऐसी क्रिया शो करेंगे जो कि विनाशकारी क्रिया होगी। तो जब भी हम प्रकृति के साथ कोई न कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो उसका बदला प्रकृति हमसे जरूर लेती है, चाहे वह जिस रूप में ले। सुनामी आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, ये तमाम प्रकार के इन्फेक्शन, कोई न कोई इन्फेक्शन ऐसा हो जाएगा, कोई न कोई प्रतिक्रिया ऐसी हो जाएगी कि हमारे जितना हमने प्रोग्रेस किया है वो सबका सब विनाश की क्रिया में बदल जाएगा। तो हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि हमारे विकास की क्रिया को विनाश की क्रिया में बदलना पड़े। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आरडीबी की बात किया, रेड डाटा बुक की बात किया, और रेड डाटा बुक में कई बार क्वेश्चन पुट आउट किया गया कि आरडीबी रेड डाटा बुक ये किस लिए होती है, आरडीबी क्यों बनाई गई। आरडीबी रेड डाटा बुक का मतलब होता है रेड डाटा बुक, इसका मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि अब समाप्त हो जाएंगे, तो दोबारा ऐसे एनिमल्स की स्पीशीज पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे एनिमल्स का डिस्कशन आरडीबी में किया गया, रेड डाटा बुक में किया गया कि इनको पूरी तरह से हमको प्रिजर्व करना है, संरक्षित करना, सुरक्षित करना है। अगर हम इनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। आयरलैंड का बारहसिंगा
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, लेकिन वो विलुप्त हो गया। उसकी सींगें इतनी बड़ी होती चली गई, कोई जब जंगलों में दौड़ लगाता था, भागता था, तो उसकी सींगें जो है जंगलों उसकी लताओं से उलझ जाती थी, उसी में फंस करके वो मर गया। उसकी सींगें उसके विनाश का कारण बन गई। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम आज उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। आज हम उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन के प्रोसेस में हैं। बड़े बड़े घने घने जंगलों को काट करके वहां पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज को लगाई जा रही है। हम रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, तो रोजगार देने के प्रयास में किसी अन्य जीव का संरक्षण जो है वो दूषित हो रहा है, किसी अन्य जीव का संरक्षण वो प्रभावित हो रहा है। उससे हमको अपने को पूरी तरह से सेफ करना है कि नहीं, अगर हमको एलाइव करना है, सर्वाइव करना है, जीवित रहना है, तो उसी प्रकार से उस जीव को भी पृथ्वी पर आसानी पूर्वक जीवित रहने का अधिकार है। तो ये सारे प्रोसेस के माध्यम से हम आसानी पूर्वक बचा सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को आरडीबी से, जो आरडीबी में हैं, उनको सेफ रख लेना ही हमारी बुद्धिमानी है कि हम इनको सेफ कितने दिनों तक बचाए रख सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये सारे के सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हमारे लिए कल्पना का विषय हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यह हमारे लिए घातक है। तो इस तरह से ये पद्धतियां नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आज का टॉपिक यहां पर जो है क्लियर कर दिया है, आपको बता दिया है। और आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और इस बात का ध्यान रखिएगा, यह तो क्लास 10th और 11th बेस के 12th बेस के टॉपिक का एक सिंपल सा पॉइंट रहा है, जिसको कहा गया मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक स्रोत में सिर्फ वन ही नहीं आते, नदियां ही नहीं आती, प्राकृतिक स्रोतों में सूर्य का प्रकाश भी है। प्रकाश जो आ रहा है, इसकी ऊर्जा का भी हम उपयोग करें। हवा, इसको प्रदूषित ना करें। हम उसमें गैसों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस को छोड़ रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्या गैसेस उसमें डिजॉल्व हो करके टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी, विषाक्तता इनकी बढ़ जाएगी। और जब विषाक्तता इनकी बढ़ जाएगी तो स्थिति क्या बनेगी? एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और विषाक्त पदार्थ बन जाने से हमारा भी जीवित रहना यह संभव हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी है। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्यों? क्योंकि आज मैंने ये जीके के बेस पर ये लेक्चर दिया है, लेकिन हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड के एग्जामिनेशन की दृष्टि से होगा। तो अगला हमारा केमिस्ट्री पर होगा या फिजिक्स पर होगा। जो भी लेक्चर हमारा बन रहा है, बढ़िया लेक्चर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, मैं अपना अगला लेक्चर उसी पर देना चाहूंगा। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूं। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वे लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे कि लगातार हमारा लेक्चर चल रहा है और ये चलता रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद।